हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का गीतांजलि परिवार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। हम बात कर रहे थे मध्यकालीन इतिहास की। लगातार 3-4 दिन तक मध्यकालीन इतिहास पे ही हम बात कर रहे हैं और हमने सिलेबस का अच्छे तरीके से यहाँ पे विश्लेषण भी किया। मैंने एक एक चीज़ आपको खुल के इसमें बताई है और आज से हम पहले टॉपिक के साथ इसको शुरू करते हैं। कल मैंने लास्ट यहाँ पे छोड़ा था आपको कि हम लोगों का जो मध्यकालीन भारत है, जिसको हम एक तरह से स्ट्रगलिंग फेज के रूप में देखते हैं, जिसमें 2 प्रकार के आक्रमण सबसे पहले देखने को मिले। एक अरब जाति का आक्रमण होता है, एक तुर्क जाति का आक्रमण होता है। अरब जाति के आक्रमण में हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को देखते हैं, तो वहीं तुर्क जाति के आक्रमण में हम यामिनी वंश और सस्मनी वंश, 2 वंशों के आक्रमण को यहाँ पे देख पाते हैं। यामिनी वंश में हम महमूद गजनवी के आक्रमण की बात करेंगे और सस्मनी वंश में हम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी के आक्रमण की यहाँ बातचीत करेंगे। आज सबसे पहला टॉपिक आपके मध्यकालीन भारत का यहाँ शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत पर अरब आक्रमण। किसकी बात की जा रही है जी? भारत पे अरब आक्रमण की। और मैंने आपको बताया कि भारत में जो अरब आक्रमण करता था उसका नाम था क्या जी? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? प्यारे साथियों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। थोड़ा छोटा बनाएं, शायद बड़ा बन रहा है तो आपके इधर दिक्कत आएगी। छोटा बनाते हैं। खैर बेचारा भारत ऐसा है तो नहीं जैसा मैंने बनाया है, ठीक है ना? ठीक है, बस माना कि ये भारत है, ठीक है ना? तो देखिए क्या कहना चाह रहे थे प्यारे साथियों। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे आपको, तो आप लगातार एक चीज़ यहाँ पढ़ पाओगे। आपके कई बार मेंस में बड़ा सवाल होगा, इंटरव्यू में भी बड़ा सवाल हो सकता है, प्री में भी हो सकता है कि क्या कारण थे कि पूरे के पूरे मध्यकालीन जो अपना मध्यकाल था उसमें भारत पे जितने भी विदेशी आक्रमण होंगे वो किधर से होंगे? केवल और केवल उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से। क्या बात समझ में आई आपको कि पूरे के पूरे मध्यकाल में भारत पे जितने भी अटैक किए जाएंगे वो सभी अटैक है वो किधर से होंगे जी? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ से होंगे। अब बात ये आई कि क्या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और आप सब जानते हो कि लगातार भारत पे जो आक्रमण हुए मध्यकाल में वो कौन से क्षेत्रों से हुए हैं? सिंध पे, सिंध, मुल्तान, लाहौर, ये नाम सुने होंगे आपने। सिंध पे खूब अटैक हुए हैं, लाहौर पे खूब अटैक हुए हैं, मुल्तान क्षेत्र में खूब अटैक हुए हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो इधर करनाल के क्षेत्र में आएगा, और आगे देखेंगे तो पानीपत के क्षेत्र में हम देख पाएंगे। तो अल्टीमेटली हम समझ पाएंगे कि पूरे के पूरे मध्य युग में जो अटैक हैं हिंदुस्तान के वो उत्तरी और पश्चिमी सीमांत प्रांत से हुए। अब एक तो सवाल ही आया कि इन क्षेत्रों से क्यों नहीं हो रहे अटैक? बाकी भारत में तो किधर से भी आ सकते हैं, क्या कारण है? तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बंदरगाह ही क्षेत्र है, बंदरगाहों वाला इलाका है। गुजरात के इस दक्षिणतम छोर से लेके इधर पश्चिम बंगाल तक की बात करें तो ये हमारी समुद्री बाउंड्री है ना? नीचे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। और चूंकि समुद्री मार्गों का बहुत विस्तृत ज्ञान नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई सी रूट तो हम जाके 1498 में खोज पाएंगे, जब वास्को डी गामा पहली बार समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान पहुंचने का सफलतम प्रयास करेंगे। तो जितने भी बड़े चाहे देशों की बात करो या शासकों की बात करो, वो समुद्री मार्गों में कन्वीनियंट फील नहीं कर पाते अपने आप को। तो इन क्षेत्रों से भारत पे कोई आक्रमण की संभावना नहीं रहती है। प्यारे साथियों, फिर जैसे ये वाला क्षेत्र है कि इधर से क्यों नहीं हुए, तो आप सब जानते हो यहाँ पे क्या था जी, आपका विस्तृत हिमालय प्रदेश है।
और हिमालय होने, और दूसरी बात हिमालय तो है ही, तो हिमालय तो बर्फीला है, ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, दर्रे हैं, तो इधर से अगर सेना आएगी तो यहाँ कहीं दर्रों में ग्लेशियर में पिघल के काम आ जाएगी, अंदर आ ही नहीं पाएगी। और ये जो क्षेत्र है इसमें हम देखते हैं गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो 7 महीनों वाले क्षेत्र की बात करते हैं हम, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पूरा जो क्षेत्र आ जाता है वो एक तरह से दुर्गम क्षेत्र था। और ये मान के चलो कि वहाँ के जो लोग थे वो वनवासी टाइप के ज़्यादा थे, जो कंदमूल फल फूल खा के अपने आप का जीवन भरण पोषण किया करते थे। तो यहाँ पे भी कोई बहुत विशेष परिस्थितियाँ नहीं है कि इधर से हिंदुस्तान में आक्रमण करे। अब बात ये आई कि इस क्षेत्र से क्यों नहीं कर रहे, गुजरात से। आपको पता है कि लंबा एक कच्छ का रण आता है, और रण क्षेत्र यानी दलदली भूमि, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, अगर सेनाएं उधर से प्रवेश करेंगी तो जो भी सेना के जो भी पैदल सैनिक हैं या उनकी हस्त सेना है या अश्व सेना है या रथों वाली सेना है, उनके पैर हैं वो दलदल भूमि में फंस जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इधर गुजरात के क्षेत्र से भी आक्रमण नहीं हो रहा है। अब आई कि राजस्थान से क्यों नहीं हो रहा जी, राजस्थान से तो किया जा सकता था, लेकिन आप ये मानोगे कि राजस्थान के क्षेत्र से भी आक्रमण यहाँ नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी सेना आएगी तो ऐसे कोई फिक्स तो है नहीं कि पंचवर्षीय योजना बना के आ रहे हैं कि ये लो 5 ही साल में पूरा हमको ये सब करके आना है। सेना आती थी तो अनिश्चित काल तक के लिए कई बार उसका डेरा पड़ा रहता था, पता नहीं रहता कि वो 1 महीने के लिए आई है तो वो 3 महीने भी लग सकते थे, कई बार 3 महीने की प्लानिंग को वो 1 महीने में भी पूरा कर सकते थे। तो प्यारे साथियों, आप कितने दिन का अपने साथ राशन पानी लेके चल सकते हो? चूंकि सेना आ रही है तो उनको खाद्यान्न चाहिए, चूंकि सेना आ रही है तो उनको पीने के लिए पानी चाहिए, चूंकि साथ में उनकी घुड़सवार सेना है, हाथियों की सेना है, तो उनको खिलाने के लिए चारा चाहिए। और राजस्थान में तो ऐसी स्थितियाँ है ही नहीं। राजस्थान में जैसलमेर की बॉर्डर से अगर सेना प्रवेश करती है, ताती बढ़ती मिट्टी में धूप से ही मर जाएगी, वो मर जाएगी कि नहीं बताएगी। बालू मिट्टी में क्या हालत हो जाएगी, न सैनिक बचेंगे और न ही उनके हाथी घोड़े बचेंगे। तो यार राजस्थान से भी बहुत अटैक हम देख नहीं पाते हैं। तो ज़्यादातर अटैक कौन से क्षेत्र से हुए? ज़्यादातर अटैक उन्हीं क्षेत्रों से होंगे प्यारे मित्रों जो कि खाद्यान्नों के हिसाब से या जो चारा है उनके हिसाब से बहुत धनी प्रदेश थे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उस समय जो सबसे कन्वीनियंट एरिया था विदेशी आक्रमणकर्ताओं के लिए हिंदुस्तान पहुंचने का, वो था आपके पंजाब और हरियाणा वाला बॉर्डर, जहाँ पे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम जैसी 5 नदियाँ बहती हैं। उनका दोआब वाला क्षेत्र था। दोआब का क्षेत्र होने के कारण वो उपजाऊ क्षेत्र था। वहाँ खूब बढ़िया तरीके से धान की पैदावार होती थी, गेहूँ पैदावार होती थी, बढ़िया खाद्यान्न था, पीने के लिए पानी था। इसलिए ज़्यादातर हम देख पाएंगे कि पूरे के पूरे मध्य युग में जो भारत पे अटैक होंगे वो कौन से एरिया से होंगे जी? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश से। ये लाहौर है, मुल्तान है, सिंध है, आगे आपका करनाल है, पानीपत है, यही क्षेत्र रहेगा जिधर से अटैक होंगे। इसीलिए कई बार आपसे सवाल पूछ सकता है, वो तराइन भी इसी में आ जाएगा, तराइन का क्षेत्र भी इसी में आएगा। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि क्या कारण था कि तराइन के मैदान में, पानीपत के मैदान में 3-3 युद्ध हुए हैं इतिहास के, बल्कि पूरा जैसलमेर का मैदान खाली पड़ा था, बाड़मेर वाला खाली पड़ा था, इधर से क्यों नहीं हो रही? गुजरात खाली पड़ा था, क्यों नहीं हो रहे? इधर भी तो हो सकते थे, जम्मू कश्मीर में हैं, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इधर से क्यों नहीं हो रहे? तो आप तुरंत उनको बता पाओगे कि क्यों पानीपत के मैदान में 3-3 युद्ध हुए, क्यों तराइन के मैदान में 3-3 युद्ध हुए। तो आप ये कह दोगे कि ये तत्कालीन समय में सेना के लिए और तत्कालीन समय में जो सैनिक थे उनके लिए सबसे सुलभ रास्ता था, और उनका जो दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं थी वो यहाँ से आसानी से उपलब्ध थी, इसलिए ज़्यादातर अटैक हैं वो इसी भाग से यहाँ हम लोग देख पाते हैं। ये बात हुई। प्यारे साथियों, देखिए बात क्या आई, ये भारत पे जो अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? देखिए स्थिति क्या है। अरब का एक खलीफा है, अरब का खलीफा है जिसका नाम है वालिद प्रथम। वालिद प्रथम, अरब के खलीफा का नाम क्या है जी? वालिद प्रथम है। ठीक है। अब देखिए, इस वालिद प्रथम के कुछ व्यापारी हैं जो यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका, है ना, भारत के नीचे, श्रीलंका के साथ व्यापार करने गए हुए। ये कौन से क्षेत्र का है जी?
ये अरब का खलीफा, अरब यानी किसकी बात कर रहे हैं? सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। अरब का खलीफा मतलब सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। ये अरब का खलीफा है और इस अरब खलीफा के कुछ व्यापारिक जहाज हैं जो श्रीलंका गए हुए हैं, विशेषकर जो शंख और जो मोती होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा उथला क्षेत्र है कि आपको पता है शंख वगैरह होते हैं वो जो जहाँ पे समुद्री लहरें आके अंतिम छोर पे जहाँ टकराती हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो व्यापारी इधर जाया करते थे। आपको ध्यान है ना, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी मॉडर्न इंडिया में कि वास्को डी गामा हिंदुस्तान कैसे पहुंचा। बल्कि प्रयास तो बार्थोलोमो डियाज ने भी बहुत किए थे, प्रयास तो कोलंबस ने भी बहुत किए थे। वास्को डी गामा अपनी मर्जी से पहुंच पाया था क्या? नहीं पहुंच पाया था। एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मनिक, वो गया हुआ था वहाँ मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर क्षेत्र जानते हो ना, जो अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है ना, जिसको हम कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं, जिसको हम आशा अंतरीप द्वीप के नाम से जानते हैं ज्योग्राफी में, वो वहाँ गया हुआ था और वो वहाँ से शंख मोती इकट्ठा करके ला रहा था। और जब वो आ रहा था तो वास्को डी गामा को कुछ लहरें दिखी, उसके कंपास में कुछ तरंगे ऐसे उसने कैद की कि कुछ न कुछ हलचल है समुद्र में, और वो उन समुद्री हलचलों का पीछा करता करता ही फिर आगे चल के 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पे स्थित जो काजीकाड, जिसको आजकल हम कालीकट बंदरगाह बोलते हैं केरल में, वहाँ जो अपना हिंदू राजा था जमोली, उसके परिवार में के सामने पहुँच पाता है। ये सब हम पढ़ पाते हैं। तो प्यारे साथियों, वैसे ही क्या स्थिति है, इस सऊदी अरब या अरब के खलीफा हैं जिनका नाम है वालिद प्रथम, उनके कुछ जहाज हैं जो श्रीलंका में व्यापार करने गए हुए हैं। जब ये वापस लौट रहे हैं श्रीलंका से तो ये किधर से गुजरे जी? सिंध के क्षेत्र से होके गुजरे। जब ये वापस से यूं लौटे तो ये सिंध के क्षेत्र से होके जा रहे हैं और कहते हैं कि सिंध के कुछ डाकुओं ने, सिंध के कुछ जो लुटेरे डाकू थे, उन सिंध के डाकुओं ने इन जहाज़ों को क्या कर लिया जी? लूट लिया। जब इन जहाज़ों को लूटा तो वालिद प्रथम को बड़ा बुरा लगता है और वालिद प्रथम तुरंत एक लिखित नामा भिजवाते हैं। किसके नाम पे? जो यहाँ सिंध का राजा था, और सिंध के राजा का नाम था दाहिर, जो कि ब्राह्मण जाति का राजा है, ब्राह्मण वंशी राजा है सिंध का। कहाँ का राजा है जी? सिंध का राजा है। देखिए स्थिति क्या है, वालिद प्रथम के जहाज़ों को जो श्रीलंका से आ रहे थे सिंध के लुटेरों ने लूट लिया। तो वालिद प्रथम अपनी जगह ठीक है प्यारे साथियों। वालिद प्रथम ने लिखित में राजा दाहिर को चिट्ठी लिखी कि साहब, आपके राज्य से मेरे व्यापारिक जहाज़ आ रहे थे और आपके क्षेत्र के कुछ लुटेरों ने मेरे जहाज़ों को लूट लिया, जिससे मेरे जान और माल को बड़ा नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ आप उन लुटेरों को ढूंढ के उनको सजा दीजिए और मेरा जो माल जो लूटा गया है वो सही सलामत मेरे पास पहुँचाने का कष्ट करें। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं आपको। पहले ये भी होता था, हम किसी क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का प्रयोग करते थे तो प्यारे माँ मित्रों उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि वालिद प्रथम बेचारा कोई फ्री फंड में सिंध में से गुजर रहा था। जब सिंध की भौगोलिक क्षेत्र का उसने प्रयोग किया है, अगर सेना उधर से गई है तो बाकायदा उसके बदले उसने सिंध को टैक्स भी दिया है। तो टैक्स दिया है तो फिर सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके जो भी व्यापारिक जो सुविधाएं हैं, व्यापारिक जहाज हैं, उनका क्या करे जी? ध्यान रखे। ये बात है ना भाई, अपन टैक्स सिस्टम क्यों देते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आती है। हम गाड़ियों की इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि कुछ भी गाड़ी के साथ दिक्कत हो जाएगी तो कंपनी उसको ठीक करवा के देगी, यही तो होता है ना। तो अगर वालिद प्रथम दाहिर को अगर टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब फिर ये क्लियर सी बात है कि अगर उसके राज्य में वालिद प्रथम को कोई दिक्कत आती है तो दाहिर उसको ठीक करे। लेकिन कहते हैं कि दाहिर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये दाहिर की बड़ी एक निर्योग्यता मानी जाती है प्यारे साथियों। मैं इसको अयोग्यता का करार भी दे सकती हूँ। राजा दाहिर ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वालिद प्रथम को बड़ा बुरा लगता है। चूँकि वो खलीफा, आप समझ रहे हो, क्योंकि चूँकि वो खलीफा के पद पे था, बड़ी पोस्ट थी। खलीफा न केवल पूरे विश्व के जो मुस्लिम जगत हैं उनका केवल राजनीतिक गुरु था, बल्कि प्यारे साथियों एक धार्मिक गुरु की भी पोस्ट थी। राजनीतिक गुरु तो इसी लिहाज से था क्योंकि मोहम्मद साहब की जो मदीना की राजगद्दी थी उस पर वो व्यक्ति राज किया करता था, उसका वो शासक हुआ करता था, इसलिए वो क्या जी? राजनीतिक पद है। और चूंकि धार्मिक पद इसलिए है कि अल्लाह ताला के बाद में जो सबसे बड़ा पावर है धरती पे वो पैगंबर्स का है, और पैगंबर के बाद में जो सबसे अच्छा, सबसे पवित्र और सबसे जो धार्मिक पद माना गया है वो खलीफाओं का माना गया है। इसलिए ध्यान रखिए, खलीफा पूरे विश्व के मुस्लिम जगत का राजनीतिक गुरु भी था और पूरे विश्व के मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु भी था। आगे जाके जब मैं आधुनिक भारत में आपको खिलाफत आंदोलन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, चूंकि टर्की में खलीफा बैठा करता
था और खलीफा को पूरा विश्व जगत बहुत इंपॉर्टेंस देता था। तो जब खलीफा के पद को बचाने के लिए पूरे विश्व के मुसलमानों ने विरोध किया तो उसी क्रम में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी विरोध किया और उसी को आगे चल के हम खिलाफत के युद्ध के नाम से संबोधित कर पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या बात हुई। अब देखिए वालिद प्रथम की जब कोई हेल्प नहीं की तो वालिद प्रथम ने एक अपना ईरान जो उसके पास ही क्षेत्र था सऊदी अरब के, ईरान का उसका एक सेनापति है ईरानी मूल का, जिसका नाम है प्यारे मित्रों अल हजाज। नाम क्या जी? अल हजाज। अल है, अच्छा ये है, ये देखिए वालिद प्रथम का एक योग्य सेनापति है जो ईरानी गुट का है, ईरान का रहने वाला है, जिसका नाम है अल हजाज। वालिद प्रथम ने अल हजाज को बुलाया और बुला के उसको कहा कि ठीक है तू अब जाएगा सिंध के खिलाफ अटैक करने के लिए। सिंध के राजा ने हमारे व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया गया वहाँ पे और उसने बचाने के लिए कोई रक्षात्मक उपाय नहीं किए, इवन उसने अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। कहते हैं कि अल हजाज का 17 वर्षीय जो ये अल हजाज सेनापति था, इसका एक 17 साल का दामाद था और ये इसका भतीजा भी था, जिसका नाम था आपके मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अल हजाज मैन सेनापति है, युद्ध भूमि में उसी को जाना है, सिंध के लिए उसी को चुना गया है। ये जो राजा दाहिर है उसके खिलाफ युद्ध भूमि में शामिल भी कौन होगा? अल हजाज ही होगा। लेकिन अल हजाज का 17 वर्षीय दामाद उसकी बेटी का हस्बैंड है, जो कि उसका रिश्ते में भतीजा भी लगता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चाचा जान बोल दूं चाहे अपने ससुर जान बोल दूं एक ही बात है, अपने चाचा जान को कहते हैं कि चाचा जान इतनी छोटी सी बात है, मुझे भी मौका दीजिए बड़ा सेनापति बनने का, आपने तो इतने युद्ध फतेह किए हैं, इस बार मैं जाता हूँ आपकी तरफ से। तो कहते हैं अल हजाज की तरफ से युद्ध भूमि में कौन शामिल होता है? मोहम्मद बिन कासिम। बल्कि वास्तविक तौर पे मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति नहीं चुना गया है सिंध युद्ध के लिए, वास्तविक सेनापति तो अल हजाज ही है, लेकिन अल हजाज की तरफ से जो सेना का नेतृत्व जो व्यक्ति करता है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मात्र 17 साल का बच्चा है जो युद्ध भूमि में शामिल हुआ। आगे देखिए सिंध की स्थिति देखिए। जो सिंध क्षेत्र था, सिंध में एक ब्राह्मण वंश का राज्य था। कौन से वंश का राज्य था? ब्राह्मण वंश का। और एक राजा था जिसका नाम था चाच। राजा का क्या नाम था जी? चाच। उस चाच ने ही इस वंश की स्थापना की थी, चाच ने ही इस वंश को आगे बढ़ाया। आगे चल के इस चाच के नाम पे ही जो सिंध का ब्राह्मण वंश था इसको हम चच वंश के नाम से जानने लग गए। भाई मान लो मैं प्रियंका हूं, मैं कोई राज्य बसाऊं तो उसको आप प्रियंका राज्य बोल सकते हो, ताकर साहब कोई राज्य बसाएं उसको ताकर राज्य बोल सकते हैं, नामों पे राज्य हो जाया करते थे, कोई बड़ा इशू नहीं था। तो यहाँ बात क्या आई कि सिंध में एक ब्राह्मण वंश का राज था, ब्राह्मण वंश के एक राजा थे जिनका नाम था चाच, जिसने इस ब्राह्मण वंश को बसाया, उसे काफ़ी मतलब उन्होंने प्रसारित किया, बड़े महत्वाकांक्षी राजा हैं, अच्छे से उसकी ग्रोथ रेट थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे के पूरे चाच के टाइम पे जो सिंध का राज्य था वो अच्छी स्थिति में रहा। जब चाच की मृत्यु हो जाती है, चाच की मृत्यु के बाद में कुछ इतिहासकार कहते हैं उनका खुद का बेटा था, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, चाच के खुद के संतान नहीं थी, इसलिए उनका भतीजा था जिनका नाम था दाहिर। तो देखिए आगे स्थिति क्या हो रही है कि जब ब्राह्मण वंश का राज्य है सिंध पे, जिसके राजा सबसे पहले चाच हैं, चाच ने इस राजवंश को अच्छे से संभाला। जब चाच की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका बेटा, कुछ के अनुसार उनका जो भतीजा है राजा दाहिर, वो राज्य पे शासन स्थापित करते हैं। तो राजा दाहिर ने अपने पिता चाच के नाम पे ही इस वंश का नाम क्या रख दिया जी? चच वंश रख दिया। और पूरे इसको हम आगामी टाइम में चच वंश के नाम से ही जानते रहेंगे। तो एक स्थिति ये देखने को मिली। कई सवाल आपके छोटे छोटे काफ़ी सारे सवाल हो गए, मेरे साथ देख लीजिए। पहली बात, सिंध पे कौन से वंश का राज्य था? सिंध पे ब्राह्मण वंश का राज्य था। सिंध के राजवंश को किस नाम से जानते हैं? सिंध के राजवंश को चच वंश के नाम से जानते हैं। चच वंश किसके नाम पे पड़ा जी? राजा चाच के नाम से पड़ा। ठीक है। सिंध का शासक कौन था जिसके खिलाफ ये युद्ध हुआ था सिंध का? तो उसका नाम राजा दाहिर था। चलिए ठीक है। जब राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध हुआ तो अरब का खलीफा कौन था जी? वालिद प्रथम था। वालिद प्रथम ने अपना सेनापति इस युद्ध के लिए किसे चुना था जी? ईरानी मूल के एक व्यक्ति अल हजाज को चुना था जी। सिंध युद्ध में अल हजाज की तरफ से वास्तविक सेना का नेतृत्व किसने किया था जी? 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये सब स्थिति आ गई। अब देखिए इससे अगली बात क्या कहना चाहेंगे। अब ये हुआ अटैक।
अब देखिए स्थिति क्या है। सिंध पे इस मोहम्मद बिन कासिम ने प्यारे साथियों 20 जून 712 को आक्रमण किया। कब किया, ये तारीख याद रख लेना। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे 20 जून 712 को आक्रमण किया। प्यारे साथियों, इसकी जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ग्रंथ है वो है चचनामा। और ये जो चचनामा ग्रंथ है ये अली अहमद का लिखा हुआ है। कई जगह यह भी मिलेगा कि अज्ञात लेखक, काफ़ी इतिहासकारों ने तो नाम ही नहीं दिया कि किसने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि अली अहमद नामक एक व्यक्ति ने चचनामा ग्रंथ लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था जी? अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और चचनामा में किसका उल्लेख किया गया है जी? सिंध युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है आपके लिए। पहली बात, कई बार ये पूछता है चचनामा क्या है, तो आप क्या लिखोगे? चचनामा सिंध आक्रमण का इतिहास है, सिंध युद्ध का इतिहास है। अगली बात पूछेगा चचनामा किसने लिखा है? चचनामा अली अहमद ने लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि चचनामा ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो अरबी भाषा। देखिए प्यारे साथियों, ये क्यों पूछा जाता है? आगे चल के जब मैं आपको पूरा सल्तनत काल पढ़ाऊंगी या मुगल काल पढ़ाऊंगी तो इन सल्तनत काल के सुल्तानों की और मुगल काल के बादशाहों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो आधिकारिक भाषा थी, जो उनकी राजभाषा थी, वो फारसी थी। तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना, 80-90% जो ग्रंथों की रचना हुई है पूरे इस्लाम जगत में या इस्लामिक काल में, वो फारसी भाषा में हुई है ज़्यादातर। मान लो कभी आपसे पूछे नहीं आए तो फारसी लिखना है आपको। कुछ ही अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जिनका अरबी में या उर्दू में हुआ है, जैसे चचनामा, ध्यान रख लेना, ये फारसी का ग्रंथ नहीं है, ये अरबी भाषा ग्रंथ है। आगे बाबरनामा बताऊंगी मैं आपको, जो कि बाबर ने लिखा था, तो वो तुर्की भाषा में लिखा था। तो अगर मैं कहीं पे नहीं बोलती हूँ कि लैंग्वेज क्या है, तो आप खुद समझ लेना कि फारसी भाषा ग्रंथ है। और जिनकी लैंग्वेज फारसी से अलग हुई वो मैं साथ साथ बताते चलूंगी कि ये हिंदी का था, कि ये उर्दू का था, कि अरबी का था, कि ये मलयालम का था, कि तेलुगु का था, कि राजस्थानी का था। क्लियर स्थिति? तो देखिए चचनामा ग्रंथ से हमको इस युद्ध की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। अली अहमद साहब का ग्रंथ है, अरबी भाषा में लिखा गया है और सिंध युद्ध की उसमें डिटेल दी गई है। इस चचनामा ग्रंथ का ही प्यारे साथियों आगे फारसी भाषा में अनुवाद किया। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और किस नाम से हुआ जी? फतेहनामा के नाम से। फतेह का मतलब विजय होता है, फतेह हासिल करना यानी विजय हासिल करना। तो ये जो चचनामा ग्रंथ था जो कि मूल अरबी भाषा का है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद है, वो आगे चल के फतेहनामा के नाम से हुआ। और इसका जो अनुवाद किया उस व्यक्ति का नाम था अबू बकर कुफी। ये नाम भी आप बहुत अच्छे से याद रख लेना कि अबू बकर कुफी नामक एक इतिहासकार ने इस चचनामा जो कि अरबी ग्रंथ है, इसका फारसी में फतेहनामा के नाम से अनुवाद किया। तो क्या मैं कह सकती हूँ फतेहनामा ग्रंथ में भी किस युद्ध का उल्लेख किया गया है जी? सिंध के युद्ध का, यानी सिंध आक्रमण का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। आगे चल के इसका अंग्रेजी में भी उल्लेख हुआ, अनुवाद हुआ। इस चचनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, वो किया था प्यारे मित्रों U.M. दाऊद पोटा ने। पोठा नहीं, पोठा तो भैंस वाला होता है ना, जानते हो सब लोग। पोटा ने किया। तो देखो 3 अनुवाद हो गए यहाँ पे। पहला चचनामा, और चचनामा जो है वो अरबी भाषा का ग्रंथ है और इसका जो अनुवाद, जो लिखित, इसको जो लिखा है वो अली अहमद ने लिखा है। चचनामा का बाद में आगे चल के फतेहनामा के नाम से अबू बकर कुफी ने फारसी में अनुवाद किया और उसका आगे चल के यूएम दाऊद पोटा ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। क्लियर स्थिति? आगे देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें थी। अब देखिए युद्ध में क्या स्थिति हुई। 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ। किस पे जी? सिंध पे। और सिंध के राजा दाहिर थे, वो क्या करते हैं जी? यहाँ पराजित होने ही वाले होते हैं। और जो ये मोहम्मद बिन कासिम होता है, वो जो सिंध की जो राजधानी थी, जिसका नाम मिलता है राहर, इसको रोहेरा भी बोल देते हैं, इसको आलोर भी कहा जाता है, इसको रावर भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है। सिंध की राजधानी थी राहर, उसी को बोला जाता रोहेरा, उसी को बोला जाता आलोर, इसी को बोला जाता रावर। अलग अलग नाम मिल सकते हैं इतिहासकारों में। ये यहाँ की राजधानी थी। इस राजधानी को तहस नहस कर दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, और इस राजधानी पे अधिकार स्थापित कर लिया। क्या कहना चाह रही हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 को सिंध पे आक्रमण किया। राजा दाहिर है वो अपनी राजधानी में पराजित हुए, और जो राजा दाहिर की राजधानी थी राहर, रोहेरा, आलोर या फिर रावर,
इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने और कहते हैं कि राजा दाहिर है या युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। राजा दाहिर के बाद में जो युद्ध का नेतृत्व है वो उसकी पत्नी है, यानी दाहिर की पत्नी है जिनका नाम है रानी बाई। रानी बाई के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों। और कहते हैं कि रानी बाई भी लास्ट में क्या करती है जी, जौहर को अंजाम देती है। आप सब जानते हो जौहर क्या होता है, 3 शब्द आते हैं जौहर, एक आता है प्यारे मित्रों साका और एक आता है केसरिया। बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, जब युद्ध भूमि में हमारी विजय की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं तो हमारे जो हिंदुस्तान के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा केसरिया वस्त्र पहन के वो युद्ध भूमि में कूद जाया करते थे कि अब हम हमारे देश के नाम पे खुद को बलिदान कर जाएंगे। और युद्ध भूमि में जब उनको शहादत मिला करती थी तो हम उनको केसरिया कहते थे। जब युद्ध भूमि में राजा और जो भी सामंत या सेनापति लोग हुआ करते थे उन सब की मृत्यु हो जाया करती थी तो पीछे से उनकी बची हुई जो बेगमें हुआ करती थी, उनकी जो रानियां पटरानियां हुआ करती थी और महल की अन्य रानियां होती थी, वो क्या करती थी, अपने आप को अग्नि को या जल को सुपुर्द करके खत्म कर लिया करती थी। उसको हम जौहर के नाम से जानते हैं। जौहर का मतलब आत्मदाह करना होता है, जौहर का मतलब मृत्यु को गले लगाना होता है। जौहर का मतलब कभी आप ये मत कहना कि मैं अग्नि में कूद के मृत्यु प्राप्त कर लेना ही जौहर है, वो जौहर का एक प्रकार है। और ज़्यादातर जौहर का मतलब हम अग्नि इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो राजस्थान में जौहर प्रथाएं हम देख पाए हैं वो अग्नि में ही कूद के हुई हैं, इसलिए लगता है हमको कि जौहर का मतलब ही अग्नि में कूदना होता है। बल्कि प्यारे साथियों, जौहर जल का भी हो सकता है। सामूहिक तौर पे महिलाएं जल में कूद के अपने आप मृत्यु प्राप्त कर जाएं, वो भी जौहर है। सामूहिक तौर पे पूरी महिलाएं विष पी जाएं, जहर पी के अपने आप को मृत्यु दे दें, तो वो भी जौहर का ही प्रकार है। सामूहिक तौर पे महिलाएं अग्नि में कूद जाएं तो वो भी जौहर ही कहा जाएगा। महिलाएं किसी पर्वत पे चढ़ के उस पर छलांग लगा के नीचे मर जाएं, वो भी क्या होगा जी, जौहर ही होगा। तो जौहर के प्रकार कितने भी हो सकते हैं, अग्नि उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है, इसलिए अपने को लगता है कि जौहर का मतलब ही क्या होता है, अग्नि के सामने अपने आप को खत्म कर लेना। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब राजा के जीतने की उम्मीद खत्म हो जाती थी या वापस महल लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती थी तो बची हुई रानियां होती थी वो पीछे से जौहर कर लिया करती थी, अपने आप को खत्म कर लिया करती थी। जब किसी क्षेत्र में दोनों चीजें साथ हो जाया करती थी तो उसी को क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ रानी बाई के द्वारा जौहर कर लिया गया तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यह मध्यकालीन भारत का जौहर का पहला उदाहरण था। आगे जौहर हम बहुत पढ़ेंगे, सल्तनत काल में तो बहुत जौहर होंगे, लेकिन अगर पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत में जौहर का प्रथम हम साक्ष्य की बात करें, प्रमाण या पहला जौहर बात करें तो वो सिंध के राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई का ही जौहर माना गया। प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हिंदुस्तान से पहली बार एक टैक्स लिया गया और उस टैक्स का नाम था जजिया कर, जो कि केवल जिम्नी लोगों से लिया जाता था। जिम्नी का मतलब क्या होता है कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, यानी जो मुसलमान नहीं है, जितनी कास्ट पीछे बच गई सबको जिम्नी कहा जाएगा। और उनसे कौन सा कर लिया जाएगा जी, जजिया कर। जजिया एक धार्मिक कर था, आपको मैंने कल ही बताया, जजिया, जकात, खराज, खुर्स, उन सब बता दिए मैंने। तो दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि मध्यकालीन भारत में या हिंदुस्तान से जो सबसे पहली बार जो जजिया कर जिस व्यक्ति ने, जिस सेनापति ने वसूल किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ तैयार हुए। एक तो मध्यकालीन भारत का जो पहला जौहर का उदाहरण हम देख पाते हैं तो वो राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई का देख पाते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये हुआ कि इस मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार हिंदुस्तान की धरती से हिंदुस्तानी लोगों से, गैर इस्लामिक लोगों से, जिम्नी लोगों से जजिया नामक एक टैक्स वसूल किया था। प्यारे साथियों, कहते हैं यहाँ पे जब ये सब हुआ और ये सब कुछ खत्म हो गया है तो आगे की देखिए स्थितियां क्या होती है। इधर से अपने एक यहाँ के बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम है विष्णु शर्मा, और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पंचतंत्र। बहुत आप पढ़ पाओगे। देखो, दो बड़े ग्रंथ हैं, एक कल्हड़ की राजतरंगिणी है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है प्यारे साथियों, एक ये विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, और कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में इन ग्रंथों को ट्रांसलेट किया गया है। 150, 200 भाषाओं में आज तक ये छप चुके हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान रखो, ये विष्णु शर्मा का ग्रंथ था ना पंचतंत्र, इसका इस मोहम्मद बिन कासिम ने कालीला व दिमना,
ये आपके RS परी 2013 वाली में आया था रे, नाम से अनुवाद करवाया फारसी भाषा में। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विष्णु शर्मा के ग्रंथ पंचतंत्र का कालीला व दिमना के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। ये आप चीज़ ध्यान रखोगे। अब देखो क्या हुआ, जब ये सब हुआ और राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसकी रानी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो कहते हैं कि राजा की 2 पुत्रियां हैं जो अविवाहित, कई जगह 3 पुत्रियां भी आते हैं, कई जगह 2 पुत्रियों की नाम बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उनकी 2 पुत्रियां थी और प्यारे साथियों उनका नाम मिलता है सूर्या देवी और परमाल देवी। यानी जो आपका दाहिर राजा था, इसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमाल देवी। ये किसके हाथों में आ गई जी? कासिम के हाथों में आ गई। और कहते हैं कि कासिम इन दोनों बच्चियों को बंधक बना के लेके जाते हैं और जो अरब का खलीफा था वालिद प्रथम, उनकी खिदमत में उनको पेश किया जाता है कि मैं आपके लिए हिंदुस्तान से 2 नायाब तोहफे लेके आया हूँ। और कहते हैं कि वालिद प्रथम ने उनको पूछा कि आपको परेशान तो नहीं किया इसने? तो कहते हैं कि उन दोनों बहनों ने शिकायत की, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की, कि इसने रास्ते में हम लोगों को परेशान किया। और वालिद प्रथम ने इसको नैतिकता के खिलाफ माना और वालिद प्रथम ने उसको साफ साफ कहा कि वो दुश्मन की पुत्रियां चाहे भले होंगी, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य बनता है। और तुमने ये इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया है और किसी गैर जाति की कन्या को टच भी करना हमारे इस्लाम में अपवित्र माना गया है, नापाक माना गया है और मृत्यु दंड से बढ़ के उसकी कोई सज़ा नहीं हो सकती। और प्यारे साथियों, इतनी सी बात पे कहते हैं कि वालिद प्रथम ने अपने इतने योग्य सेनापति, अगर वो जिंदा रहता तो पता नहीं वालिद प्रथम के लिए कितनी और फतेह हासिल करता। और उस व्यक्ति को बाकायदा जिंदा, कई जगह नाम आता है ऊँट का, कई जगह नाम आता है डंकी का, कि उसको खाल में जिंदा सिलवा दिया गया और उसको जिंदा सिलवाने से फिर कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम की बड़ी ही विचित्र और संदेशपाद स्थिति से एकदम विहंगम तरीके से क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु होती है। तो ये वालिद प्रथम के लिए एक बड़ी बात मैं सोचती हूँ कि शायद उस व्यक्ति को हम अगर नैतिकता की दृष्टि से देखें तो शायद ही वो खलीफाओं की श्रेणी में शामिल था। और इससे ये भी क्लियर होता है कि शायद वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहा होगा कि उसने दुश्मन की पुत्रियों की भी लाज को इम्पोर्टेंट माना और अपने योग्य सेनापति को एकदम मृत्युदंड देने से वो बिल्कुल नहीं झिझका। और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा होती है। प्यारे साथियों, अरबों ने जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तो उससे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे चालू हुई। एक तो प्यारे मित्रों यहाँ ध्यान रखना, ऊँट पालन जो विधि है, हिंदुस्तान में जो ऊँट पालने की विधि है वो सबसे पहले हमने अरबों से ही सीखी है। अरब के क्षेत्र में ही 2 कुबड़ वाले ऊँट हुआ करते थे। आगे चल के ऊँट उन्हीं के साथ पहली बार हिंदुस्तान में आए थे। और आज रेगिस्तान का जहाज जिस ऊँट को हम मानते हैं, जो कि आज हमारा पालतू राज्य पशु भी बन गया है वर्तमान में, तो आपको सबको पता है। तो इस ऊँट पालन की जो विधि है वो हमने अरबों से सीखी है। और दूसरी बात प्यारे साथियों, हिंदुस्तान में जो खजूर की खेती, खजूर की जो खेती करने की जो परंपरा चालू हुई वो भी हमने कहाँ से सीखी है जी? अरबों से ही सीखी है। एक बात और ध्यान बतानी थी, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिलादुरी। बिलादुरी, इस बिलादुरी ने इस सिंध के जो ये युद्ध हुआ उस पे किताब लिखी है जिसका नाम है प्यारे साथियों किताब उल बलदान। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेगा कि बिलादुरी की प्रसिद्ध किताब उल बलदान का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है? तो उसका संबंध भी प्यारे साथियों कौन से युद्ध से दिया गया है? इस सिंध के आक्रमण से ही दिया गया है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, जो सिंध का जो ब्राह्मण वंश था वो लगभग समाप्त प्राय होता है। राजा दाहिर की मृत्यु होती है, रानी बाई के द्वारा जौहर रचा लिया जाता है जो मध्यकालीन भारत का पहला जौहर है। मोहम्मद बिन कासिम की भी बड़ी विचित्र स्थितियों में यहाँ मृत्यु प्राप्त हो जाती है और जो अपना सिंध का क्षेत्र था वो एक टाइम के लिए लगभग खाली प्राय हो जाता है। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया सिंध का। अब देखो, इससे एक बात तो ये हुई कि कोई आपसे पूछ सकता है मैं मोहम्मद बिन कासिम के फिर भारत पे बार बार आक्रमण क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस युद्ध के बाद में जैसे राजा दाहिर भी मारा गया उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की भी क्या हो जाती है जी? इनको भी मृत्युदंड की सजा हो जाती है। और हिंदुस्तान पे ये पहला और अंतिम अरब आक्रमण था। उसके बाद में हिंदुस्तान पे जो आक्रमण होंगे वो तुर्क आक्रमणों के नाम से जाने जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।